अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, इसमें लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट देखेंगे और इसके रिलेटेड मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ इनकी बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। हमने फ़र्ज़ किया है कि वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। इसमें से कुछ हमने वेक्टर्स लिए हैं, तो वो वेक्टर्स उनको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे अगर उनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आए और तमाम ए आई जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखें कि वी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, तो वी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। अगर ये वी वेक्टर स्पेस है तो ये एक सेट होगा, क्योंकि हमने कहा है कि वी जो होता है वेक्टर स्पेस एक सेट होता है जो कि 9 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट होगा। इस सेट में वेक्टर्स होंगे V1 V2 V3 और सो ऑन। फ़र्ज़ किया है कि Vm तक ये हमारे पास क्या है, ये वाले हमारे पास इसमें वेक्टर्स हैं। सही, अब फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं इसमें से कोई 3 वेक्टर उठा लेता हूँ, V1 V2 और V3। मैंने इनमें से 3 वेक्टर्स उठा लिए ये वाले। अब अगर मैंने ये साबित करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो कैसे साबित करूँगा। तो इस चीज़ को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए मैं इसका पहले लीनियर कम्बिनेशन लिखूंगा। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या है, मैं इसे लिखूंगा A v1 प्लस B v2 प्लस C v3। ठीक है, अब ये A B C क्या है, A B और C जो है मैंने ये फील्ड में से लिए हैं और V1 V2 और V3 जो है ये मैंने वेक्टर स्पेस में से लिए हैं। ठीक है, तो ये मैंने वेक्टर स्पेस में से लिए हैं। अगर और इसको मैं पुट कर दिया करूँगा ज़ीरो वेक्टर के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर हैं, तो एक स्केलर और वेक्टर की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर बाद में हमारे पास वेक्टर ही आता है। तो जब इस सारे को सोल्व करूँगा हमारा आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। अगर इनको मैं ज़ीरो वेक्टर के इक्वल पुट कर दूँ, ठीक है, फिर मैं A B C की वैल्यूज़ फाइंड किया करूँगा। किनकी, A B C की वैल्यूज़ फाइंड किया करूँगा। अगर तो A B C तीनों की वैल्यूज़ आ गई ज़ीरो, अगर A B C तीनों की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो मैं इसको कहूँगा कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो आ गई, यानी कि हो सकता है कि दो जो हैं वो ज़ीरो आ जाएं लेकिन सी नॉन ज़ीरो हो जाए, यानी कि अगर किसी एक की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो आ गई तो फिर मैं इसको लीनियरली डिपेंडेंट कहूँगा। ठीक है, इनको फिर मैं लीनियरली डिपेंडेंट कहा करूँगा। तो ये छोटा सा क्राइटेरिया है, हर एक एग्जांपल, हर एक थ्योरम, हर एक डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रिलेटेड सारी यहाँ इस छोटे से कंसेप्ट से कवर होंगी। 3 वेक्टर्स लिए, आप जितने मर्जी ले लें, वो वेक्टर्स अगर हमने चेक करने हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं, तो उनके साथ 3 स्केलर जिस तरह मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, जितने वेक्टर हैं उतने ही स्केलर, और उसको ज़ीरो वेक्टर के इक्वल पुट कर दें। ABC की वैल्यूज़ फाइंड किया करेंगे, अगर तो वो सारी ज़ीरोज आ गई हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई एक भी या तीनों की तीनों यानी कि कोई एक भी नॉन ज़ीरो अगर आ गया है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हुआ करेगा। तो अब डेफिनेशन समझते हैं, अब हमें डेफिनेशन की अच्छे से समझ आएगी। वो कहते हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। हमने एक सेट लिया है, वो सेट वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ में से। हमने उनमें से कुछ वेक्टर्स लिए हैं V1 से लेके Vm तक। इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाएगा, डिपेंडेंट कहा जाएगा अगर, अब ये देखें मैंने यहाँ पे ABC नहीं लिखी क्योंकि ABC सिर्फ और सिर्फ G तक जानी थी, उसके बाद मेरे पास कॉन्स्टेंट तो ख़त्म हो जाने थे। तो इस वजह से मैंने A1 A2 A3 सो ऑन AM कर लिया। तमाम वेक्टर्स को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा, उसको एक ज़ीरो वेक्टर के इक्वल पुट कर दूंगा। अगर तमाम ए आई नॉट ज़ीरो, यानी कि तमाम ए आई जो है वो ज़ीरो ना आए, कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट उसी वक्त कहा जाएगा अगर इस फॉर्म में लिखूँ और ए आई का मतलब है A1 भी हो सकता है, A2 A3 किसी एक की वैल्यू भी है जो नॉन ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इफ़ द वेक्टर, अब हम चलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस पे। अगर वेक्टर्स जो हैं
वो कहते हैं इफ़ द वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, अगर वेक्टर्स ये वाले लीनियरली डिपेंडेंट ना हो, यानी कि किसी सारों का आंसर ज़ीरो आ गया है, ठीक है, यानी कि सारों का आंसर ज़ीरो आ गया है, कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं आया, तो फिर इनको क्या कहते हैं, देन दे आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो फिर इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। डैट इज़ वाई, डैट इज़, फिर ये वाला हमारे पास आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ओवर फील्ड एफ। वो कहते हैं कि ये वाली चीज़ है इम्प्लाइज डैट तमाम वैल्यूज़ ए आई की, यानी कि A1 भी, A2 भी, A3 भी, सो ऑन AM भी, तमाम अगर वैल्यू ज़ीरो आ गई हैं तो फिर हम इनको कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इस केस में इस सेट को हम क्या कहेंगे, यानी कि ये V1 V2 VM को कहेंगे ना फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो फिर इसको एक सेट में बंद करके हम कहा करेंगे कि ये हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक हो गया। अब आप आगे देखें, अगर हमारे पास एक इन्फिनिट सेट है, एन इन्फिनिट सेट एस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फिनिट सेट एस है, तो एस मैंने एक सेट बना दिया V1 कोमा V2 कोमा सोन चलता गया VM कोमा चलता गया। ये फ़र्ज़ किया है कि इन्फिनिट सेट है, चलता जा रहा है। देखें तो ऑफ वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ़ ईच ऑफ इट्स फाइनाइट सबसेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर इसके फाइनाइट सबसेट यानी कि इसके छोटे छोटे पार्ट लूँ, V1 लूँ, V2 लूँ, V1 V2, अगर इस सेट के छोटे छोटे सबसेट लूँ, फाइनाइट सबसेट लूँ, वो हमारे पास अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो फिर मैं इस सेट को भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कहूँगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, वो कहता है द एम्प्टी सेट फाई इज़ डिफाइंड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर हमारे पास कोई ना एम्प्टी सेट आ गया है तो इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट के तौर पे लेके चला करेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होगा हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये MCQs में पूछा जाता है। आगे देखें, इट मे बी नोटेड दैट, कहते हैं कि ये नोट किया गया है, इफ़ वन ऑफ द वेक्टर, अगर इन तमाम वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर जो है इज़ ज़ीरो, ज़ीरो वेक्टर हो जाए, जैसे कि Vi इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज, तो फिर उन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे क्योंकि द कोएफिशिएंट ऑफ V1 Vi इज़ नॉट ज़ीरो, क्योंकि Vi का कोएफिशिएंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने तीन सेट लिए थे, तीन वेक्टर्स लिए थे, कौन कौन से, V1 V2 और V3। ठीक है, अगर मैंने इनको चेक करना हो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो मैं लिखूँगा AV1 प्लस BV2 प्लस CV3, ठीक है, और इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर कर दूंगा। अब अगर A B C तीनों की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, यानी कि अगर A B और C तीनों की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ गया, अदरवाइज़ ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया। अब देखें, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि V2 यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, उन्होंने कहा है ना कि देखें, इट मे बी नोटेड दैट इफ़ वन ऑफ द वेक्टर इज़ ज़ीरो, अगर कोई एक वेक्टर ज़ीरो हुआ, फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ V ज़ीरो वेक्टर है, तो फिर AV1 प्लस B ज़ीरो वेक्टर और प्लस CV3 इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो फ़र्ज़ किया है A भी ज़ीरो हो गया, A की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, C की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई है, B ज़ीरो ना भी हो तो लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाया करेगी, यानी कि ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अब B की कुछ भी वैल्यू रख दे, B कुछ भी रख सकते हैं, इस ज़ीरो की वजह से ज़ीरो हो जाया करेगा, तो इस B की वैल्यू कुछ भी आ सकती है नॉन ज़ीरो, तो इस वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ये कहा गया है कि अगर हमारे पास इतने सारे वेक्टर्स हैं, उनमें से एक वेक्टर जिसे Vi का नाम दिया गया है ये ज़ीरो हो जाए, तो फिर इन तमाम लीनियर कम्बिनेशन की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, क्योंकि द कोएफिशिएंट ऑफ Vi का कोएफिशिएंट कोई भी हो सकता है जो कि नॉट ज़ीरो हो। अब ये देखें, बाकी सारे का कोएफिशिएंट ज़ीरो कर दिया, इसका नॉन ज़ीरो कर दिया, लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाएगी, तो हमने कह दिया कि इस एक कोएफिशिएंट की वजह से, इस एक नॉन नेगेटिव वैल्यू की वजह से ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वाला केस आ जाएगा। ठीक है, एट द एंड हमारे पास लिखा है ऑन द अदर हैंड एनी नॉन जीरो वेक्टर V बाई इट सेल्फ इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर इट, कोई भी एक वेक्टर लें, फ़र्ज़ किया मैंने V1 लिया है, ठीक है, तो ये इस तरह आएगा। इसको अगर मैंने चेक करना है तो A अगर ज़ीरो हो गया, क्या हो गया, अगर A ज़ीरो हो गया, अगर A ज़ीरो हो गया तो फिर हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। कौन सा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर A ज़ीरो ना हुआ तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। ठीक है, तो अगर A ज़ीरो ना हुआ, देखें ना कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो चीज़ें आपस में, या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो,
और v ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन ज़ीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि a ज़ीरो होगा, तो इस लीनियर कम्बिनेशन में एक ही स्केलर आ रहा था वही ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इन कंसेप्ट की समझ आई होगी। मैं दोबारा आप कॉपी पेंसिल पे इन कंसेप्ट को ना समझाने की आपको कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोबारा अगेन बात करता हूँ कि हमारे पास v1, v2, v3 सो ऑन vm। अगर मैंने इनको चेक करना हो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो क्या करूँगा, ये आ जाएगा a1 v1 प्लस a2 v2 और प्लस a3 v3 और प्लस सो ऑन am ले लूँगा, इसको ज़ीरो वेक्टर के इक्वल रख दूँगा। फिर मैं यहाँ से ए बी सी की यानी कि a1 a2 a3 की वैल्यू यानी कि ये स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करूँगा। अगर तो तमाम स्केलर्स की वैल्यू जो हैं वो ज़ीरो आ जाती हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। और अगर किसी एक की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं आती तो फिर अदरवाइज़ ये हमारे पास कौन सा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बाकी हम एग्जाम्पल से करेंगे, हमें अच्छे से समझ आएगी। अब ये देखिए, फ़र्ज़ किया है, मैं कहता हूँ कि a3 जो है v3 क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a1 v1 प्लस a2 v2 और प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो वेक्टर और प्लस सो ऑन am vm और इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अब देखें, a1 की वैल्यू ज़ीरो कर दें, a2 की वैल्यू भी ज़ीरो कर दें, सो ऑन am की वैल्यू भी ज़ीरो कर दें, लेकिन अगर a3 की वैल्यू नॉट ज़ीरो कर दें। अगर ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई और ये ना भी ज़ीरो हुआ तो हमारे पास फिर भी लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है ना। इनके ज़ीरो होने का मतलब क्या है, जब a1 ज़ीरो होगा ना तो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो वेक्टर कर देगा, a2 ज़ीरो इसका मतलब इसको ज़ीरो कर देगा, इसका मतलब ज़ीरो am का ज़ीरो यानी कि इसको ज़ीरो कर देगा, यानी कि ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। हमने सारे ज़ीरो बनाने होते हैं, तो अगर a3 ज़ीरो ना भी हुआ तो फिर भी लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाएगी। तो इससे a3 के नॉट ज़ीरो होने की वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट चीज़ होगी, ठीक है। एक हमने देखा कि अगर हमारे पास एक इन्फिनिट सेट है एस, ठीक है ना, ये एक आपको ये भी चीज़ बताई थी, इन्फिनिट सेट है, तो अगर आप इसके फाइनाइट सबसेट लें और फाइनाइट सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो फिर ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आएगा, ठीक हो गया। और एक हमने बात की थी कि खाली सेट जो है हमारे पास, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और इसके अलावा हमने कहा कि कोई भी नॉन नेगेटिव वेक्टर हो, यानी कि फ़र्ज़ किया वी वेक्टर की हम बात करें, अगर हम इसको ज़ाहिर करना चाहते हैं कि ये डिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसको भी ऐसे लिखेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर के रखेंगे। अब या देखें ना, ज़ीरो वेक्टर तभी आंसर आ सकता है या a1 ज़ीरो के इक्वल हो या फिर v ज़ीरो के इक्वल हो। तो हम नॉन ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ तो ज़ीरो नहीं हो सकती, तो फिर ये a1 ज़ीरो होगा, तो जो कॉन्स्टेंट सारे जब ज़ीरो हो जाएँ, एक ही कॉन्स्टेंट है यही ज़ीरो हो गया, तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। कौन सा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक वेक्टर जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 है, यहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। वो कहते हैं शोड एट द वेक्टर्स, ये तीन हमें वेक्टर्स दे दिए गए हैं बिलोंगिंग टू आर क्यूब इस वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं। फील्ड हमारे पास ये वाली है ओवर, और हमने साबित करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। देखें अब क्या किया गया है, R3 से बिलोंग करते हैं कौन से, ये तीन वेक्टर, यानी कि एक सेट हमें दिया गया है कौन सा, जिसमें तीन वेक्टर है 1,0,0, दूसरा वेक्टर हमें दिया गया है 0,1,0 और तीसरा वेक्टर हमें दिया गया है 0,0,1। ये तीन वेक्टर्स का हमें सेट दिया गया है और बिलोंग कहाँ से करता है, R3 से, ठीक है। R3 से बिलोंग करने का मतलब है ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो मैं इस तरह सबसेट लगा देता हूँ, या आप ये भी कह लें कि 1,0,0 और 0,1,0 और 0,0,0,1 ये तीनों बिलोंग करते हैं कहाँ से, R3 से, ठीक है। ये तीन वेक्टर यहाँ से बिलोंग करते हैं और फील्ड हमारे पास R वाली है, और हमने साबित करना है कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करने का मतलब क्या है कि इनके साथ जो हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे उन तमाम की वैल्यू क्या है, ज़ीरो आनी चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर कम्बिनेशन में हम लिखने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा a1 b, यानी कि मैं लिखूँगा a1 पहला वेक्टर प्लस a2 दूसरा वेक्टर और प्लस a3 और ये तीसरा वेक्टर, और इस तरफ मैं लिख दूँगा ज़ीरो वेक्टर,
ठीक है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, अगर ये तीन तीन वाले हैं तो ये भी ट्रिपलेट होगा हमारे पास, और ये A1 A2 A3 हमें यूज़ करना है, हम ABC यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं सही लिखने लगा हूँ, ये आ जाएगा A, 1, 0, 0 प्लस B 0, 1, 0 और प्लस C 0, 0, 1 और यहाँ पे ये हमारे पास जीरो वेक्टर की जगह आ जाएगा 0, 0, 0। ठीक है, अब देखें A को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया A, 0, 0 प्लस यहाँ से आ गया 0, B, 0 और यहाँ से प्लस आ गया 0, 0, C और इक्वल टू आ गया 0, 0, 0। पहला पहले में ऐड, दूसरा दूसरे में ऐड, तीसरा तीसरे में ऐड, तो A+0+0 आ जाएगा A, 0+B+0 आ जाएगा B और 0+0+C तो आ जाएगा C और इक्वल टू 0, 0, 0। तो ये देखें कि ये चीज़ उसी वक्त इसके इक्वल हो सकती है जब A की वैल्यू भी 0 हो, B की वैल्यू भी 0 हो, C की वैल्यू भी 0 हो। तो A, B, C यानी कि जो तीनों चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे थे A, B, C, वो तीनों 0 आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, हैंस द गिवन वेक्टर्स वो आप लिख लीजिएगा साथ, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे ओवर फील्ड आर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। अब उम्मीद करता हूँ कि पहले से थोड़ी सी अच्छी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 पे। अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 18 है। एग्जांपल नंबर 18 में कहता है शो डैट द वेक्टर्स, ये जो चार वेक्टर्स हैं इनको हमने शो करना है, आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि जो भी कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे वो सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट ए यूज़ कर लेता हूँ, इसके साथ 3, 0, -3 आ जाएगा और प्लस बी कांस्टेंट यूज़ कर लेता हूँ, -1, 1, 2 आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट यूज़ कर लेता हूँ 4, 2, -2 आ जाएगा और प्लस डी कांस्टेंट यूज़ कर लेता हूँ 2, 1, 1। आप A1 A2 A3 A4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल टू आ जाएगा जीरो वेक्टर के। ठीक हो गया, तो यहाँ से देखें तो ये A को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, आ गया 3A 0 और -3A। B को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया -B और 2B। ठीक है, और प्लस C को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 4C 2C और -2C और D को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 2D और D और इक्वल टू में अगर देखें तो 0, 0, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पहला पहले में ऐड होता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो यहाँ से 3A और प्लस ये -B है तो ये आ जाएगा -B और आगे प्लस 4C है तो प्लस 4C और आगे प्लस 2D है तो प्लस 2D कोमा। अब दूसरा दूसरे में ऐड होगा 0 + B तो ये आ जाएगा 0 + B और आगे आ जाएगा +2C और प्लस D। ठीक है, अब ये -3A और प्लस 2B और -2C और प्लस D और इक्वल टू आ जाएगा 0, 0, 0। इक्वेट करेंगे, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा ये पहला है, पहला पहले के बराबर, दूसरा है, दूसरा दूसरे के बराबर, ये तीसरा है, ये तीसरे के बराबर। तो ये हमारे पास आएगा 3A - B + 4C + 2D इक्वल आ जाएगा 0 के। दूसरे वाले को करें तो ये आ जाएगा B + 2C + D इक्वल टू आ जाएगा 0 के। यहाँ से -3A + 2B - 2C + D ये भी आ जाएगा 0 के इक्वल। अब ये सारा चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हम ABCD की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ही किसी जादू से या जिस तरह भी शॉर्टकट ट्रिक से पता चल जाता है ABCD की वैल्यूज़ के तमाम ज़ीरो नहीं हो सकती, तो फिर आप सिंपली अपना आंसर लिखने के लिए डिपेंडेंट है। और अगर पता चल जाता है कि तमाम ज़ीरो होंगी तो लिखने आप इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन सोल्व भी करना होता है ना पेपर में नंबर्स लेने के लिए। ठीक है, तो अब ये देखें ABCD की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब देखें कितनी इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस है। कितनी, 3 इक्वेशंस है। वेरिएबल्स कितने हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब कि 3 वेरिएबल्स जो होंगे वो चौथे पे डिपेंड करेंगे, यानी कि तो इस वजह से ये हमारे पास डिपेंडेंट है, यानी कि सारे ज़ीरो नहीं हो सकते। देखें एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल क्या देता हूँ, इनको जैसे मर्ज़ी आप सोल्व कर लें। यहाँ से वैल्यू, यहाँ में इसको जैसे मर्ज़ी इक्वेशन को सोल्व करें। देखें ना कि 3A - B + 4C + 2D लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ये नीचे वाली लिखी हुई है B + 2C + D इक्वल टू 0। दोनों को प्लस करेंगे, इससे कैंसिल तो आ जाएगा 3A + 6C + 3D इक्वल टू 0। 3 कॉमन लिया तो आ गया A + 2C + D इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फिर इसमें इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इजी मेथड जो हर किसी पे अप्लाई होगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो है मैट्रिक्स की मदद से आप करें।
तो ये आ जाएगा 3 -1 4 2, और ये आ जाएगा बी पहले ए के साथ 0 है, बी के साथ 1 है, ये आ जाएगा 2 और डी की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2 -2 और डी के साथ 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखें कि ये 3 लिखा हुआ है, ये आ जाएगा सबसे ऊपर 3 -1 4 2, दूसरी भी एज इट इज़ आ जाएगी, बल्कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, चलें सही है ऐसे ही लिख देते हैं अभी। ठीक है, पहली एंड वाली को ऐड करेंगे, 3 और 3 में से 3 में माइनस, ये 3 में से 3 निकालें 0, और ये -1 और +2 आंसर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा -2 और +4 आ जाएगा 2, और 2 और 1 3, ये हमारे पास आ गया 3। ठीक हो गया, और ये इक्वल टू अगर देखें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका बना लेते हैं ना, यानी कि इसके 0 0 भी आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 -1 4 2, और इस साइड पे हमारे पास 0 0 था, 0 0 0। ठीक है, और ये बन जाएगा 0 1 2 1, इन दोनों इस नीचे वाली से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करें तो 0 -0 1 -1 0 2 -2 0, और 3 में से 1 निकाला 2। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से अगर आप देखें तो अब ये डी की वैल्यू थी एंड वाली, तो 2d इक्वल आ जाएगा 0 से, यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 0। इसमें पुट करूँ तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, b + 2c + d इक्वल टू 0 है, डी की वैल्यू तो 0 आ गई, तो आ गया 2c + 0 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया b + 2c इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे ऊपर वाली देखूँ तो है 3a -b + 4c और +2d इक्वल टू 0, d 0 है तो ये 0 हो गया, बाकी बचा 3a - b + 4c इक्वल टू 0, यहाँ से b की वैल्यू -2c, तो ये हमारे पास आ गया 3a, b की वैल्यू -2c और +4c इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3a + 2c + 4c इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 3a + 4c इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू आ जाएगी 3a = -6a, 3 एक बार 3 3 2 बार 6, ये c है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी -2c। ठीक है, अब ये देखें तो a जो है वो c पे डिपेंड कर रहा है, तो c की वैल्यू 1 होगी, तो c की वैल्यू देखें ना हर टाइम 0 तो नहीं ना हो सकती, c की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, जब c की वैल्यू 1 रखूँगा तो a की -2 आ जाएगी। देखें ना c की वैल्यू जब मैंने 1 रखी उस वक्त a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, उस वक्त b की वैल्यू भी कितनी आ गई, b की वैल्यू भी -2 आ गई, और उस वक्त d की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये देखें अगर हम, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, करवा के देख लेते हैं। b की वैल्यू हमने कितनी पुट की, -2। ठीक है, +2c, c की वैल्यू कितनी है 1, तो +2c और +d की वैल्यू 0 है, ये इससे कैंसिल होकर 0 आ गया। ठीक है, सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे लगाएंगे लेफ़्ट राइट के इक्वल आएगा, यानी कि हमारे पास जो ABCD की वैल्यूज़ आई हैं ना, ये हमारे पास सारी की सारी 0 नहीं आई, सारी की सारी 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा साबित हो गया कि ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18 में जो 4 वैक्टर्स दिए गए थे ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 19। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 है। एग्जाम्पल नंबर 19 में कहता है लेट वेक्टर स्पेस हमारे पास अब पोलिनोमियल्स है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसमें पोलिनोमियल्स की फॉर्म में वेक्टर्स हैं, और इसमें 3 डिग्री वाले हैं, बी द 3 डिग्री और इससे कम वाले हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमने ये 3 वेक्टर्स हमें दिए गए हैं बिलोंगिंग टू P of 3x, और हमने साबित करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेक्टर ये है, तो ये वाला वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ a मल्टीप्लाई या a1 जैसे आपने करना है। ठीक है, 3x² + 5x + 1 और प्लस b इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x³ - x² + 8x + 2, और इसके साथ c मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x³ - 4x² और +9x + 5, और यहाँ पे 0 पोलिनोमियल आएगी। ठीक है, अगर 0 वेक्टर्स होते थे तो वेक्टर यहाँ पे अब पोलिनोमियल की फॉर्म में है, तो यहाँ भी पोलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 पोलिनोमियल लिख देते हैं, 0 पोलिनोमियल 0 फैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ax³ - 3ax² + 5ax + a, और प्लस ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी bx³ - bx² + 8bx + 2b, और प्लस ये 2cx³ - 4cx² + 9x + 5 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो क्यूब वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये और ये क्यूब वाले इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a + b + 2c और साथ आ जाएगा x³। आप चाहें तो यहाँ से कर लेते a + b + 2c, ये देखें। अब स्क्वायर वाले यहाँ से कर लेते हैं, तो +-3a
-3 ए आ जाएगा, -3 ए, और यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, और फिर यहाँ से -4 सी आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक्स स्क्वायर वाले आ जाएंगे। अब एक्स वाले देखें तो प्लस यहाँ से 5 ए आ जाएगा एक्स वाले, और यहाँ से 8 बी एक्स यानी कि 8 आ जाएगा, प्लस 8 बी, और यहाँ से 9 सी एक्स आ जाएगा यानी कि 9 सी, और साथ एक्स कॉमन ले लेता हूँ। प्लस कांस्टेंट देखें तो 1 2 5, 1 2 और 5 सी, और ये कांस्टेंट वाले हैं इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 है ना, तो देखिएगा अब इसको मैं कैसे लिखता, ए प्लस बी प्लस 2 सी एक्स क्यूब प्लस -3 -b -4 सी एक्स स्क्र, और प्लस 5 ए प्लस 8 बी प्लस 9 सी, और साथ एक्स, प्लस ए प्लस 2 बी प्लस 5 सी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 a³ 0 x² प्लस 0 x प्लस 0। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, equating या comparing the coefficients, comparing the coefficients on both sides वी गेट, जब दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2 सी इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा -3 a -b -4 सी इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 5 a प्लस 8 b प्लस 9 सी इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 5 सी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास दी गई हैं। अब हम यहाँ से ABC की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर ABC की सारी वैल्यू 0 0 आ गई तो वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो वो डिपेंडेंट होगा। तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करना है, तो इसका मतलब कोई एक ना, सारी की सारी जो है वो ज़ीरो आएंगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगा 1,1,2। अब ये देखें, माइनस कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड कर दें, यानी कि पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको 3 1 और +4 लिख लेते हैं। ज़ीरो माइनस जो है वो कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा 5 8 9, और ये आ जाएगा 1 2 5। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरफ 0 0 0 0। ठीक है, ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। अब यहाँ से देखें, ये 1 1 2, ये आ गया 0 0 0 0, इस तरफ 0 ही रहा करते हैं। अब हमने क्या किया, देखें तो R2 में आंसर आना चाहिए, और माइनस करेंगे 3R1। ठीक है, तो ये आंसर है, 3 में से 3 निकाले 0, 1 -3 1 -3 -2, 4 -6 -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम R3 में आंसर आना चाहिए, R3 में आंसर, और माइनस करेंगे 5R1 5R1। तो 5 - 5 0, 8 - 5 3, 9 -5 से मल्टीप्लाई किया था, 5 - 5 0, 8 - 5 3, 9 -10 तो -1, और ये आगे वाली इसमें आंसर आना चाहिए, यानी कि R4 में आंसर आना चाहिए, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो R1 माइनस करूँगा, तो 1 - 1 0, 2 - 1 2 - 1 1, 5 - 2 3। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक आ गए। अब ये देखें, ये हमारे पास बनेगा, अब एंड में यहाँ दूसरे वाले की यहाँ पे आ रहा है ना 1, तो ये वैसे ही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1 3 0। अब इसकी मदद से बाकी चेंज करूँगा। अब ये देखें, इस वाली में से, यानी कि R3 में से R2 को प्लस कर दूंगा। R3 और R2 को जब मैंने प्लस किया, यानी कि ये वाली रो और इसको प्लस करूँगा, 0 + 0 तो 0 आ जाएगा। R2 में आंसर आए, R2 में आंसर आएगा। ठीक है ना, R2 में आंसर आए, तो 0 0 0, और 3 में से 2 निकाले 1, और -1 -2 -3, और ये आ जाएगा 0 0 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 0 लेके आना है, तो 0 लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, R3 में आंसर आए, R3 में आंसर आए, और -3R4 करूँगा, तो 0 0 0 आ जाएगा, और 3 - 3 0 आ जाएगा, और -1 -9 तो -10 आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से देखें, ये 1 - 1 0 आएगा ना, तो मैं कहूँगा R1 में आंसर आना चाहिए -R4 करके, तो 0 0, ये मैं क्या करूँगा, 1 - 0 1 1 - 1 0, तो 2 - 3 -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे देखें, ये हमारे पास पहली वैसे की वैसे ही रहेगी, पहली वैसे की वैसे ही रहेगी, 0 1 -1 और 0। अब यहाँ पे हम 0 लेके आएंगे, या यहाँ पे 0 ले आएंगे, या यहाँ पे ले आएँ, अपनी मर्जी, तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगी 0 0 -10 0, और ये देखिए 1 - 1 1 - 1 0,
0 आ गया, 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 0,0 ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास की, ये एंड पे 6 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास, इसको 6 से कर दें, इसको -10 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 0, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये बाकी वैसे ही रहेंगी। ठीक है, बाकी वैसे ही रहेंगी। इसको 10 से डिवाइड किया -10 से तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको -10 से डिवाइड किया यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें तो ये आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0 और बाकी अगर आप देखें तो ये 0 1। अब इसको क्या करूँगा, अब R2 में मेरा आंसर आना चाहिए और +3R3 कर दूँगा और इसी तरह तो ये हमारे पास 0 1 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ तो R1 में आंसर आना चाहिए, प्लस करूँगा R3 तो 1 + 0 1, 0 + 0 0 और -1 + 1 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें ये C की वैल्यू होती है। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये B की वैल्यू होती है, B की वैल्यू भी कितनी आ गई, B की वैल्यू भी 0 आ गई। ये A की होती है, A की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो A B C तीनों की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, या आप यहाँ से भी कह सकते थे, देखें इसको भी कह सकते थे 6C3 = 0, 6 और 6 उधर जाकर डिवाइड हुआ, C 0। और बाद में कह सकते थे, ये देखिए B - 3C = 0, C 0 हो गया तो B भी 0 हो गया। यहाँ से कह सकते थे A - C = 0, जब C 0 हो गया तो A भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी। तो A B C तीनों की वैल्यू 0 आ गई हैं। तो मैंने कहा था कि जब तीनों की वैल्यू 0 आ जाया करें, यानी कि ये सारी 0 आ गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमारा साबित हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वीडियो लेंथी हो रही है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 21 है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। वो कहता है लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड ऑन R to R। हमारे पास वी एक वेक्टर स्पेस है जिसमें फंक्शंस मौजूद है, R से R तक डिफाइन है, यानी कि फंक्शन जो है वो R से R तक डिफाइन है। ये तमाम जो फंक्शन है ना, ऑल फंक्शन, ये एक सेट में बंद कर दिए गए हैं और उस सेट को वी का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इस सेट में से हमने 3 फंक्शंस उठाए हैं, एक 2 और एक 4 sin स्क्वायर एक्स और एक cos स्क्वायर एक्स। ये 3 फंक्शन हमने उठाए हैं और हम ये साबित करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ज़ाहिर करने के लिए देखें, आपको बताया हुआ है कि 3 दफ़ा के इसको A से मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस दूसरे फंक्शन को B से करूँगा। ठीक है, और इनको बाद में प्लस भी करते होते हैं, पता ना आपको। C से करूँगा इसको तो आ जाएगा C cos स्क्वायर एक्स और इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, यानी कि जो भी हमें चीज़ दी गई वो पहले को A से, दूसरे को B से, तीसरे को C से। 4 दी गई हैं ABCD, 5 दी गई हैं ABCDE। ठीक है, अगर ABCD नहीं लिखना, A1 A2 A3 जो मर्जी लिख लें। ठीक है, तो कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये हमने ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें कि ये तमाम फंक्शन जिसमें मौजूद है, x की वैल्यू 0 होगी तो वो फंक्शन भी यहाँ मौजूद है, x की वैल्यू 1 होगी वो भी यहाँ मौजूद है, 3 4 5 6 7 8 9 जितनी मर्जी x की वैल्यू ले लें, वो सारे फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि x की कोई 3 वैल्यूज़ ले लेता हूँ ताकि यहाँ से 3 इक्वेशंस बन जाएँ और 3 इक्वेशंस 3 ही वेरिएबल्स हैं, तो आगे मैं इनको लेके चल सकूँ। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया मैं x की वैल्यू सबसे पहले ले लेता हूँ, कितनी, 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a + 4b। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 हो जाता है, तो ये 0 आ जाएगा और प्लस ही आ जाएगा C cos स्क्वायर एक्स। तो cos 0 होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा = 0, यानी कि ये हमारे पास बनेगी 2a + C = 0। अब x की वैल्यू देखें, अपनी मर्ज़ी से नहीं मैं वैल्यू ले रहा, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ईजी बनाने के लिए मुझे पता है कि साइन 0 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो अब मैं 90 ले लेता हूँ, 90 π/2। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से देखें तो ये आ जाएगा 2a + 4b। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 2a + 4b = 0। अब देखिए, अब तीसरी वैल्यू कौन सी लूँ, जो सी मर्ज़ी ले लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो हमने लेनी है जो कि इजी हो। तो हम ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है और साइन 45 और cos 45 जो होता है ना, उनका आंसर सेम आता है 45 पे। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू लेता हूँ π/4। जब π/4 लूँगा तो आ जाएगा 2a + 4b और इसकी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस C cos की वैल्यू भी 1/√2 आएगी जब मैं π/4 पुट करूँगा, इसका भी स्क्वायर रूट = 0। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या चीज़ बनेगी जी, हमारे पास 2a + 2 एक बार 2 तो 2 बार 4 प्लस 2b और प्लस C/2 = 0। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये बनेगा 4a + 4b + 2 प्लस C = 0। ठीक है, प्लस C = 0। तो दोनों तरफ मैंने, ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये हमारे पास बन गई और एक इक्वेशन ये हमारे पास बन गई।
अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर सारी वैल्यू ज़ीरो आ गई तो फिर हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं इसको स्टार्ट। देखें ये क्या है, 4 4 1 4 4 1। ये क्या है हमारे पास, 2 2 2 4 2 4 और आगे वाला ज़ीरो है। और यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी यहाँ पे ज़ीरो है, सी के साथ 1 है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ से देखें अगर, तो ये 4 4 1 वैसे ही लिखा रहने देता हूँ। और ये ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस किया तो 2 4 0 0। और ये आ जाएगा 2 - 2 0। बल्कि ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करता हूँ ना, नीचे वाली वैसे ही लिखी रहने देता हूँ। और ये 2 - 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। और 4 - 0 4 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो अम, हाँ जी, अब यहाँ से देखें अगर हम, तो इन दोनों को ऐड अभी अभी तो सब्ट्रैक्ट किया इनको। अब मैं पहली में से दूसरी माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा ये मैं 4 - 0 4 4 - 4 0 1 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 0 और बाकी वैसे ही रहेंगी। ठीक है, -1 और 0, ये रहेगी 2 0 1 और 0। और अगर आप यहाँ से देखें तो पहली और एंड वाली को देखें तो ये 4 0 2 0 और ये आ जाएगा 0 4 -1 0। और 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 4 0 2 0। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ से नेक्स्ट इसको, तो ये हमारे पास बनेगा ये 4 0 2 और 0, ये 4 0 -1 और 0, ये सेम है। तो ऊपर वाले से नीचे वाले माइनस की तो 0 0 0 = 0 आ जाएगा। तो एंड वाली अगर देखें तो 0 × c = 0 आ जाएगा। तो आप जितनी मर्जी वैल्यू c की रखती जाएँ, ये लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएगा। जितनी मर्जी c की वैल्यूज रखें लेफ्ट राइट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 0। जितनी मर्जी वैल्यू रखें तो ये आंसर 0 आएगा। ये हमारे पास सी की इन्फिनिट वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि इन्फिनिट सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनिट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। आप सी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने सी की वैल्यू ले ली 1, सी की फ़र्ज़ किया मैंने कितनी वैल्यू ले ली 1। तो जब यहाँ पे पुट करूँगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी -1/2। और जब सी की वैल्यू यहाँ पे -1/2 यहाँ पे पुट करूँगा कि बी भी वैल्यू निकल आएगी। तो ए बी सी की वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव निकली हैं, नॉन ज़ीरो निकली हैं। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर तमाम वैल्यू ज़ीरो होती तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होना था। तो उन्होंने कहा था कि लेट वी वेक्टर स्पेस है ऑल फंक्शंस का, चेक करें कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि तमाम वैल्यू 0 0 नहीं आई। थोड़ा सा मोबाइल स्टोरेज प्रॉब्लम है तो अब टाइम कम है, 1 मिनट में वीडियो एंड हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये एग्जांपल यहाँ से ही कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 20 में हमें कहता है व्हाट कंडीशंस मस्ट ए बी सी डी सेटिस्फाई सो द मैट्रिक्सेस आर, यानी कि ये जो 3 मैट्रिक्सेस हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएं, कौन सी कंडीशन होगी। तो ए बी यानी कि इनको देखें तो इसके साथ C1, इसके साथ C2, इसके साथ C3 = ये 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आप चाहें तो ABC भी यूज़ कर सकते थे। तो बाद में ये C1 इसके साथ, C2 इसके साथ, C3 इसके साथ, तीनों को पहली वाली तीनों को ऐड करेंगे, दूसरी वाली तीनों को कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करके ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखें कि ये C1 C2 2 C2 और प्लस A C3 ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 0 के 4 इक्वेशंस बन गए। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इनकी वैल्यूज़ फाइंड हम क्यों करनी है, इस वजह से कि चेक कर सके लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ये हम इससे मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका हम रैंक फाइंड करेंगे। रैंक इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि रैंक हमें बताता है कि आंसर ये सोल्यूशन ट्रिवियल आता है या नॉन ट्रिवियल। अगर तमाम वैल्यू 0 हो तो वो ट्रिवियल, तमाम कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो जाए तो वो नॉन ट्रिवियल। हमारे पास रैंक 2 आ गया है। तो रैंक 2 उसी वक्त आ सकता है अगर ये वाली चीज़ें 0 हों। तो ये वाली चीज़ें 0 कर दी और यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं, तो इसका मतलब है